नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वह मनोविज्ञान से रिलेटेड जो हमारा दूसरा टॉपिक चला था, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसका आज हमारा पार्ट 5वां है। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा पार्ट 5वां है इसी टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ पार्ट यानी कि 4 पार्ट जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उन पार्टों को नहीं देखेंगे तो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइमरी सुपर टेट में यहाँ से 10 नंबर का जो है प्रश्न बनता है। तो इस 10 नंबर के लिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक यूपी टेट सी टेट वाले में भी दिया रहता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। स्पेशली सुपर टेट वाले बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो वीडियो जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सहायता अध्यापक प्राथमिक स्तर सुपर टेट के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को जरूर देखेगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड विभिन्न नोट्स PDF आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर हमारे मिलेगा, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो कि काफ़ी मैंने ज़्यादा नोट्स अपलोड कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम पर, तो जाकर वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त, सीधे आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि मापन विधि। लेकिन पिछली वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो बुद्धि से रिलेटेड थे। बुद्धि के अंतर्गत परिभाषाएं, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार, जो भी बातें थी मैंने उस वीडियो में कर चुका हूँ। आज बुद्धि मापन की विधियों की बात किया जाएगा कि बुद्धि का मापन कब से प्रारंभ हुआ, किस आधारों पर प्रारंभ हुआ, कौन कौन इस वैज्ञानिक संबंधित है, बुद्धि के मापन से संबंधित है, वो चीज़ों की बात जो है आज की वीडियो में किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि से रिलेटेड, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और टॉपिक को समझते हैं। बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है 1905 में बीने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बीने नामक जो है बुद्धि का परीक्षण व्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का कार्य इन्होंने किया था। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया गया था, जो सूत्र होता है उसका आविष्कार टर्मन नामक वैज्ञानिक जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्होंने किया था। इन्होंने बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बाटा वास्तविक आयु गुणे 100 का प्रयोग कर इन्होंने बुद्धि लब्धि जो चीज़ें होती हैं उसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इस 100 को हटा दिया जाएगा ना, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने ये इतना सूत्र देने का कार्य उन्होंने किया था, लेकिन उसको बाद में इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई करने का कार्य टर्मन ने किया था। तो यहाँ से एक चीज़ ऐसा प्रश्न बनता है कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टर्नबर्ग ने किया था, विलियम स्टर्नबर्ग ने किया था, स्टर्न ने किया था। लेकिन बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किसने किया था? तो टर्मन नामक वैज्ञानिक का नाम आ जाता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है। अब चलिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, इस सूत्र से कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को बताता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी वो आपको बताना है। तो मानसिक आयु के स्थान पर मानसिक आयु रखिए, वास्तविक आयु के स्थान पर वास्तविक आयु रखिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 125 आ जाता है। और मैंने जब आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 120 से 140 के बीच वाले जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो नहीं, विशिष्ट नहीं, प्रखर बालक कहलाते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रखर बुद्धि वाले वो बालक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट बालक जो होते हैं वो 140 से ऊपर वाले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 100 से या इसके आसपास की होती है उसको सामान्य बुद्धि लब्धि कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए कि 90 से और 110 के बीच, 90 से 110 के बीच वाले बालक जो होते हैं वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 100 के आसपास की बात हो रही है तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत बालक माना जाएगा। और उसी सूत्र के आधार पर एक और भी सूत्र आता है कि शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 का प्रयोग कर उसकी शैक्षिक लब्धि आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक सूत्र और भी उसी के आधार पर आता है कि उपलब्धि लब्धि बराबर ज्ञान आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100 का प्रयोग कर
उपलब्धि अवधि ज्ञात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में उसकी उपलब्धि अच्छी है या बुरी है, उपलब्धि लब्धि वाले सूत्र के आधार पर। औसत बुद्धि वाले बालक पाए जाते हैं तो सामान्य 110 से 90 से 110 के बीच में, ध्यान रखिएगा। CAVT परीक्षण का निर्माण थॉर्नडाइक ने किया था। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो PPT के नाम से जाना जाता है शाब्दिक परीक्षण को, PPT के नाम से। तो PPT का फुल फॉर्म होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कागज कलम परीक्षण जिसको कहते हैं, लिखित के माध्यम से किया जाता है। मैंने बताया था आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाचन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेखन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, माने ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि है तो बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता और विचार की क्षमता और अनुभव की क्षमता से लाभ उठाने की एक योग्यता होती है बुद्धि, ये परिभाषा भी होती है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि को एक खंड सिद्धांत बिनेट, टर्मन और स्टर्न का नाम आता है, स्पीयरमैन का भी नाम आता है, स्पीयरमैन का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा स्पीयरमैन द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत के अंतर्गत स्पीयरमैन का नाम आता है। मैंने गलत आपको बोल दिया था, ध्यान से रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा स्पीयरमैन का नाम द्वि और त्रिखंड के अंतर्गत बुद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन एक खंड की बात करें तो बिनेट, टर्मन और स्टर्न का नाम आता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि की अगर बात करें तो 3 आधारों पर परिभाषा निकाली जाती है। एक अमूर्त चिंतन के आधार पर, एक समायोजन के आधार पर, और एक होता है जो वह सीखने की योग्यता के आधार पर। 3 आधारों पर जो है परिभाषा बुद्धि की निकाली जाती है। तो उसी में से एक पूछा गया है कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उनके अनुसार बुद्धि है क्या? तो बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, दिया भी गया है। थोड़ा नीचे हो गया, कहाँ थे? यहाँ थे। चलिए अब देखिए आगे है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है तो समय, धन और श्रम की बचत होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में होता क्या है कि बहुत से बच्चों को एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो उसमें समय की भी बचत होती है और उसमें धन की भी बचत होती है और श्रम जो मेहनत की होती है उसकी भी बचत होती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। लेकिन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक व्यक्ति का किया जाता है, तो एक व्यक्ति करेंगे तो समय भी लगेगा, धन भी लगेगा और श्रम भी ज़्यादा लगेगा, उस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग हो जाता है शाब्दिक में, सामूहिक में नहीं। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। मैंने बताया था ना कि सामाजिक बुद्धि जो लोगों को ज़्यादा समझते हैं, नेता होते हैं, लोगों से बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यांत्रिक बुद्धि मैकेनिकल चीज़ें जैसे वस्तुएं बनाना, कारीगर हो जाएंगे, वस्तुकार हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, ये यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। और मूर्त बुद्धि जैसे कि लेखक, राइटर और संगीतकार, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जो चीज़ें दिखती नहीं लेकिन उसके बारे में भी वो सोचकर एक अच्छा सा परिणाम प्रस्तुत करते हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। सीटेट में एक बार प्रश्न यहाँ से बना था कि विकासीय अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे के ही इसी सिद्धांत का नाम होता है विकासीय अवस्था का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञान मस्तिष्क को कहते हैं, समझिएगा। बुद्धि नहीं, बुद्धि जो है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। बोरिंग की ये एक परिभाषा है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के देखिए बहुकारक सिद्धांत की बात किया जाए तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इसको बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता था। जब हमने पिछली वीडियो पढ़ा था तो उसमें बताया था आपको कि जब एक चीज़ में इस तरह से कई चीज़ें, छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसमें सहायता करते हैं, तो उसी की चीज़ों के बारे में यह बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो है दिया गया है। आगे चलते हैं, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत की बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया गया था बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत, आप कह सकते हैं हॉवर्ड गार्डनर। अब आगे है,
आगे है हमारा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया था? तो कैटल महोदय ने दिया था। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। ध्यान रखिएगा, जड़ बुद्धि जो होते हैं ना एकदम निकम्मे होते हैं, वो 25 से कम वाले बुद्धि होते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है, पूरे 60 होते हैं। क्रिया परीक्षण समूह देन है तो वो भाटिया की देन है। भाटिया बुद्धि परीक्षण ये इलाहाबाद के एक प्रमुख जो वैज्ञानिक है, इन्होंने भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन इन्होंने किया था, जिसको क्रियात्मक परीक्षण समूह भी कहते हैं। इनका नाम चंद्रमोहन भाटिया है। यूपी के इलाहाबाद में इन्होंने इस परीक्षण की दिया था। ये एक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, शाब्दिक समूह परीक्षण की देन डॉक्टर जे मोरे हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलबर्ट, मैंने बताया था अभी पिछले कुछ समय पहले कि जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इन्होंने 3D वाली बात करते हैं, 3D वाली बात करते हैं, और इसमें इन्होंने 180 कारक बताने का कार्य किए हैं जेपी गिलबर्ट। तो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कह सकते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत को। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था 1938 में। मैंने बताया था ना कि 1938 में बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने किया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि एकल नहीं होती है, एक समूह के रूप में बुद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया था। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्मन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, फिलिप बर्मन इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि मता का आधार शारीरिक लक्षण है। ये मत लेवेस्टर ने दिया गया था। हालांकि देखिए इस चीज़ को समझने की चीज़ है, बुद्धि मता का आधार शारीरिक लक्षण के आधार पर जब बुद्धि का मापन होता है तो वो प्राचीन काल में होता था। प्राचीन काल में फेमस व्यक्ति जो वैज्ञानिक थे लेवेस्टर थे, जो इस मान्यता को काफ़ी प्रूफ मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, शरीर संरचना के आधार पर, यानी कि जिसकी शरीर ताकतवर है, सुडौल है, मतलब एक सुंदर है, उसकी बुद्धि ज़्यादा मानी जाती थी प्राचीन काल में। बीने के पहले का काल माना जाता है, 1905 के पहले का काल। ध्यान रखिएगा, 1905 के पहले का समय जो है शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि का मापन होता था। लेकिन जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो उसको बताएंगे। अभी आईक्यू को परिभाषित किया था तो विलियम स्टर, मैंने बताया था ना कि मानसिक आयु बटा वास्तविक जो आयु होती है वो देने का कार्य विलियम स्टर ने किया था, लेकिन उसके 100 का गुणा करने का कार्य टर्मन महोदय ने किया था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी भी परीक्षण में समय अधिक लगता है तो व्यक्तिगत परीक्षण में जो है समय अधिक लगता है। और धन की बचत किस में होती है? तो सामूहिक परीक्षण में धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, एक ही साथ में सबका परीक्षण हो जाता है। मूर्त बुद्धि को थर्नडाइक ने नाम दिया है तो गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, जैसे इंजीनियर, मैकेनिकल, ये चीज़ें जो बनाते हैं इनमें ये सब बुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो पांच एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसमें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं, जिनमें अशाब्दिक यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वस्तुओं का प्रयोग होता है, उसी को अलेक्जेंडर निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और अब चलते हैं आगे। बुद्धि लब्धि का सूचकांक इंडेक्स जो होते हैं मानसिक विकास की दर को प्रस्तुत करता है। जैसे बाजार में शेयर मार्केट होता है तो बाजार के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है, उसी तरह जो बुद्धि लब्धि सूचकांक होता है वह मानसिक विकास की दर को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो उत्कृष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषताएं दिखलाती है? तो विशिष्ट बुद्धि जो होती है ना, वो व्यक्ति की मेन विशेषता को दिखलाने का कार्य करती है। विशिष्ट बुद्धि आपको वातावरण से मिलती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सिद्धांत बुद्धि के अनेक कारक माना जाता है? तो बहुखंड का सिद्धांत जो है बुद्धि का अनेक कारक माना जाता है। और बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोगों को पता है बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कह सकते हैं किसने? थर्स्टन महोदय ने दिया था बहुखंड का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का योग्यता है तो एक इकाई के रूप में योग्यता मानी गई है, शुरू में मानी गई थी कि बुद्धि एक इकाई होती है, अविभाज्य नहीं होती है। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया था तो स्पीयरमैन ने। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि सामान्य कारक विशिष्ट कारक का सिद्धांत जो किसने दिया था तो स्पीयरमैन। बुद्धि द्वि कारक का सिद्धांत किसने दिया था तो स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था तो स्पीयरमैन का ही नाम आता है, उसी की बात बस इसमें की गई है। अगला पॉइंट, बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। तो बहु शक्ति सिद्धांत का समर्थन जो है थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। बहुकारक भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए एक चीज यहाँ पर समझिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जिसको हम कहते हैं वो थॉर्नडाइक का नाम आता है, लेकिन समूह कारक सिद्धांत जब पूछे तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है थर्स्टन का नाम आता है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते थे तो अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता था, यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था, वस्तुओं का प्रयोग कर कर उनका परीक्षण किया जाता था। अगला पॉइंट, पढ़ने लिखने वाले लोगों को सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण को अपनाया जाता था तो वाचिक परीक्षण समूह जो होता है ना उस चीज़ों को अपनाया जाता था, वाचिक समूह परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है कि बालक गणित और विज्ञान में आगे है, मतलब बालक जो है गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर लेखन में आगे हैं। तो ये किसको व्यक्तिगत कर रहा है तो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रस्तुत कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को। लेकिन ये एक और भी कह सकते हैं तो रूढ़िवत लैंगिक पक्षपात भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक, पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पर, ये भी बात आप कह सकते हैं। विकल्प में अगर वो भी रहेगा तो वो भी सत्य माना जाएगा। अगला पॉइंट, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। टर्मन ने दिया था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन को माना जाता है, क्योंकि बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में इन्होंने ही फ्रांसिस गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित बीने और साइमन ने किया था 1905 में, और इन्होंने आधार क्या माना था तो क्या आधार माना था, मानसिक आयु को इन्होंने आधार माना था बुद्धि परीक्षण में। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु का आधार जो है इन्होंने माना था। पूछता है प्रश्न कि मानसिक आयु का आधार किस काल में माना जाता है तो बीने के काल में माना जाता है। और अब कहाँ थे, आगे चलते हैं। और जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो स्पीयरमैन महोदय ने जी कारक जो सिद्धांत जो था जिसको जनरल फैक्टर कहते हैं उसको भी कह सकते हैं स्पीयरमैन। जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर दोनों कारक की बात स्पीयरमैन करते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था तो बीने ने किया था। मानसिक आयु की अवधारणा यहाँ पर दे दिया गया था, मैंने अभी इसका बात कर रहे थे। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक तो पारिवारिक समस्याएं और भाषा की भिन्नताएं जो है और बीमारी जो है आईक्यू को प्रभावित करती है। जो बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं हिंदी में उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा बुद्धि मॉडल की सिद्धांत, अब देखिए त्रिआयामी सिद्धांत मैंने बताया था ना आपको, वही गिलफोर्ड महोदय का है, जेफी गिलफोर्ड महोदय का बुद्धि का मॉडल सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें 3 कारक और 180 जो है उसने 3D वाली बुद्धि और 180 कारक उसमें इन्होंने बताने का कार्य किया था। तो ये थे बुद्धि वाले जो सेक्शन था, यानी कि बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट यूथ कंपटीशन में दिया गया था मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिया हूँ। अब जल्द ही में व्यक्तित्व वाला पार्ट दिया गया है एक, उसको इस वीडियो में कवर करूँगा, अगले पार्ट में उसको कवर कर कर उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करेगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।